दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए सीएम होंगे तीरथ सिंह रावत, विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। उत्तराखंड भाजपा विधायक दल की बैठक राजधानी देहरादून के प्रदेश भाजपा मुख्यालय में चल रही थी और इस बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत को चुना गया। आपको बता दें कि रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। उत्तराखंड भाजपा में पिछले 3 दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई थी। आपको बता दें कौन थे दौड़ में आगे। जी आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी और प्रदेश के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री और धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। उनके अलावा लोकसभा सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि नंदीग्राम में चोटिल हुई तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी। बोली, मुझ पर हमला हुआ, चुनाव आयोग जाएंगे, ईसी ने मांगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता के भवानीपुर से पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी बुधवार को चोटिल हो गई। नंदीग्राम में रात्रि विश्राम की योजना को बदलकर वह बुधवार को ही कोलकाता लौट गई और देर शाम उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 6 विभागों के प्रमुखों के मेडिकल बोर्ड ने उनका इलाज शुरू किया। आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कल ही हल्दिया में नामांकन दाखिल किया था और चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से ममता पर हुए हमले पर रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन पर हमला किया गया है, उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, कुछ लोगों ने जानबूझकर उन पर आक्रमण किया, इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश की निंदा की है और वहीं विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हैं। ये पूरी तरह से बंगाल पुलिस की नाकामी है। यदि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला किया तो वह सुरक्षित निकल कैसे गया। बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो पार्टी के दूसरे नेता अब्दुल मन्नान ने ममता बनर्जी को नौटंकीबाज करार दे दिया। कहा कि एक्टिंग करने के लिए ममता को इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दिलीप घोष ने मामले की जांच की मांग की है। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। दीदी, और कितने लोग थे? चार पांच। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि बंगाल बीजेपी में शामिल होने के 3 दिन बाद मिथुन की सुरक्षा बढ़ी, अब मिलेगा Y+ सिक्योरिटी कवर। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जहां इस महीने के अंत में वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी पार्टियों के नेता वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थामा था और साथ ही ऐलान किया था कि वो जल्द ही प्रचार में जुट जाएंगे। इसके अलावा जनता को उसका हक दिलाएंगे। इस बीच बुधवार को गृह मंत्रालय ने मिथुन की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उनको अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा का कवर रहेगा। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा करने के बाद मिथुन की सुरक्षा और बढ़ाने के फैसला किया है और जिसके तहत उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी और इस सुरक्षा कवर में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा 58 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा
सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं और साथ ही 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। मिथुन के अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 60 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि कंगना के ट्वीट पर कोर्ट ने मांगा दिल्ली पुलिस से एटीआर, आंदोलनकारियों को आतंकी बताकर मुश्किल में अभिनेत्री। जी हम बात कर रहे हैं कि अपने ट्वीट की वजह से मुश्किल में पड़ सकती हैं कंगना रनौत। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उनसे रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर सोशल मीडिया में कंगना रनौत ने टिप्पणियां की थी और इस मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर फाइल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया है और अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कंगना ने किसानों को लेकर ट्वीट किया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में क्या एक्शन लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनजिंदर सिरसा के वकील से पूछा कि अगर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करता है तो आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? कितने लोग हमारे देश में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं? जी आपको बता दें कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और कंगना पर अपमानजनक ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों में वहम नस्यता फैलाने का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अंबाला शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि ममता बनर्जी पर हमले को बीजेपी ने बताया चुनावी स्टंट। कांग्रेस बोली सीएम का ये हाल तो आम लोगों का क्या होगा। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन कल किया गया और टीएमसी चीफ और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन पर कथित तौर पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता पर 4 लोगों ने हमला किया है और बताया जा रहा है कि कार पर चढ़ते समय हमला किया गया है। उनके पैरों और हाथ में चोट आई है। हादसा उस वक्त हुआ जब वे बरौलिया से कोलकाता के लिए रवाना हो रही थीं। ममता पर हमले की खबर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और वहीं बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है। जी आपको बता दें मामले की सीबीआई जांच हो। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी जैसी सुरक्षा है किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। हमला की बात तो दूर है, वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं, नाटक कर रही हैं। हम लोगों का तो कहना है कि यहाँ कानून व्यवस्था का बहुत खराब है। उनकी सुरक्षा में भारी संख्या में रहती है और कोई भूत नहीं हमला किया होगा। कोई आदमी ही किया होगा। पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल की सीएम गृह मंत्री भी हैं। यदि वे कहती है कि पुलिस से नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमला भी नंदीग्राम में हुआ है। ये चुनाव का एक अंग है, नाटक करने के लिए ये किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो भला आम लोगों का क्या होगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि किसान संगठन ने फिर किया भारत बंद का ऐलान। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ भी करेंगे प्रदर्शन। जी हम बात करें कि किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बूटा सिंह बुर्जिगिल ने बुधवार को कहा कि किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सिंगू बॉर्डर पर कहा कि हम 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का पालन करेंगे। शांतिपूर्ण बंद सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान 19 मार्च को मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस मनाएंगे। बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा अब भी है। तो दोस्तों जिस तरीके से लगातार देश भर में किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली खबर बता दें कि विधानसभा में बोले राम भक्त केजरीवाल, कहा भव्य राम मंदिर बनने पर बुजुर्गों को कराएंगे अयोध्या दर्शन। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राम भक्त रूप नजर आया। उन्होंने खुद को राम भक्त बताते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने पर बुजुर्गों को अयोध्या दर्शन कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, जो भगवान श्री राम के भक्त थे, इस तरह मैं दोनों का भक्त हुआ। भगवान राम अयोध्या के राजा थे। कहा जाता है कि उनके राज में सब कुछ अच्छा था, वहां कोई दुखी नहीं था, वहां हर सुविधा थी, इसे ही रामराज कहा जाता था, यही परिकल्पना थी। केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के बाद हम बुजुर्गों को दिल्ली से अयोध्या दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के शिक्षा क्षेत्र में काम की जानकारी दी। केजरीवाल ने दिल्ली में पिछले 5 से 6 वर्षों में किए गए आप सरकार के काम को क्रांति बताया। दिल्ली सीएम ने कहा कि आज गरीबों के बच्चे भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता दें कि दिल्ली की तरह हरियाणा सरकार भी अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं दिलाएगी। बिजली, पानी, सड़कें होंगी। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से भी अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। सरकार इन कॉलोनियों में पक्की सड़कें बनाएगी व बिजली, पानी व सीवर जैसी सुविधाएं देगी। इसके लिए संबंधित अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से नगर योजनाकार विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। लोगों को आवेदन करते समय अवैध कॉलोनी का नाम बताकर रकबा, खसरा नंबर, नक्शा आदि की जानकारी अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का अनुमान है कि राज्य भर में इस तरह की करीब 805 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें झज्जर जिले से करीब 30 से ज्यादा कॉलोनियां भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ये भी मान रही है कि यदि अवैध कॉलोनियों के आवेदन मांगे जाएंगे तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसीलिए अब सरकार ने अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को बुलावा दिया है कि अगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए तो 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करें। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना आज उछलकर 44,000 रुपए के पार पहुंचा। चांदी में मामूली बढ़त दिखी। आपको बता दें, फटाफट जान ले क्या है आज का सोने का भाव। जी हम बात करें कि भारतीय बाजारों में आज भी गोल्ड के दाम में इजाफा हुआ है और दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार यानी 10 मार्च 2021 को सोने के भाव में 112 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त दर्ज की गई। हालांकि इससे इस कीमती पीली धातु के दाम 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गए। चांदी के दाम में भी आज मामूली तौर पर बढ़ गए हैं और पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 44,174 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और वहीं चांदी 66,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड के भाव में कमी आई और वहीं चांदी के दाम जस से तस रहे हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इन राज्यों में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जी हम बात करें कि मौसम में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च से उत्तर भारत में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। मार्च का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 2 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख समेत देश के कई जगहों में जोरदार बारिश की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।